बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में तोशा खाना से मुतल्लिक नज़रसानी शुदा पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि हम IMF की शराइत मानने को तैयार हैं, जबकि इमरान खान साहब ने कल महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, PTI के आज मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और कल इमरान खान साहब ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का भी ऐलान किया है। अब क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा मुल्क का क्या होगा? देखें, इसके साथ ही आज इस्तीफे मंजूर होने के साथ ही जी मुल्क में अमलन पार्लिमानी जमहूरियत का खात्मा हो गया सर। और उसकी वजह यह है कि किसी भी पार्लियामेंट के अंदर जो जमहूरियत है उसमें एक अपोजिशन है और फिर उसके बाद एक हुकूमत है जी और अगर अपोजिशन नहीं है तो फिर वो एक डिक्टेटरशिप है। फिर आवाज़ तो फिर सड़कों पे और फिर हंगामे और फिर उसी तरफ जाएगा। बेहतरीन तो ये है तरीक़ाकार के जो भी मामला हैं वो ईवानों में हो। बिल्कुल सर। अगर वन साइडेड फैसले हो रहे हैं तो उसमें फिर वो जमहूरियत नहीं है। तो जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम खड़ा होता है इसी बात पे कि वहाँ पे एक अपोजिशन होती है। अब वो फैसला किसका था, क्या था, क्या, लेकिन एक अमलन ऐसे ही होता है कि एक अपोजिशन होती है और वो फिर अब एक बिल्स पास हों या जो भी हो वो सारा का सारा असम्बलीज़ में होगा, कौमी असम्बली में होगा और सूबाई असम्बलियों का हमें नहीं पता कि उनके इंतखाबात होते हैं नहीं होते, क्या होता है। तो अमलन जमहूरियत का खात्मा हो गया मुल्क में और एक तरह से वफाकी लेवल पे हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की हद तक हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप है, वो फैसले हो रहे हैं, लेकिन उसको डिक्टेटरशिप भी नहीं कह सकते। उसकी वजह ये कि वहां पर जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फैसले कर रहे हैं उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और वो जैसे हम कहें कि किसी एक वन पार्टी रूल है तो वो भी नहीं है, या एक शख्स के हाथ में सारी ताकत है तो वो भी नहीं है, तो अटॉर्नी जनरल नहीं लग रहा जी इससे पहले वो जो गवर्नर चाहते थे वो गवर्नर नहीं लगा पाए, नैब चेयरमैन चाहते थे वो नहीं लगा पाए, इवन जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन चाहते थे वो भी नहीं करवा पाए शहबाज शरीफ साहब। तो इशू ये है कि उसके बाद वो बहुत सारे फैसले तो वो नहीं कर पा रहे अभी तक जो है इस वक्त तक। यानी या तो हो ना कि मुकम्मल तौर पे इमरान खान को हटा के तो एक मजबूत मजबूत डिक्टेटरशिप टाइप सेटअप हो कि जो तमाम फैसले कर रहा हो और उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही हो, वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, इसी तरह से पंजाब के अंदर जो है वो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं सड़कों पे आएंगे, तो हम देखते हैं कि क्या होता है मामला उसमें और किस तरह से वो देखें। बात सारी ये है कि हमारी जो जमातें हैं, सियासी जमातें, इमरान खान से हटके भी और गम हैं इस मुल्क में, उनको भी सोचना चाहिए। तो मतलब इमरान खान को मार दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, मतलब ये अच्छे खासे वो लोग जो कि एंटी स्टैब्लिशमेंट नारा लेके चलते रहे। मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा जी मैं पॉलिटिशियंस के साथ साथ बहुत से जो हमारा एक तबका जो दानिश्वर तबका है उसकी बात भी कर रहा हूँ। जमहूरियत, एंटी स्टैब, अब यहाँ आके वो फंस गए क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को मार देना चाहिए, मार दिया जाएगा, क्लीन कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सियासी मैदान में आप लड़ें, आप सियासी मैदान में लड़ें, आप इलेक्शंस में जाएं, आप किसी तरह से कोई रास्ता निकालें। उधर से भी लोग तैयार थे, इधर से भी लोग तैयार थे, इस्तीफे उनके नामंजूर करते, बुला लेते। उन्होंने क्या कर देना था कि एक असेंबली में आके एक आवाज़ तो होती है ना, कोई 30-40 लोग ही बैठे होते, उन्होंने हुकूमत तो नहीं गिरानी थी, लेकिन वो बात तो करते, उनकी एक आवाज़ तो आती कि भाई ये एहतजाज कर रहे हैं और वो तरीके से करते। अब ये आपका ख्याल था कि चंद लोग बहुत लाउड हैं या बदतमीज़ हैं आपके ख्याल से या ऐसी, तो अब उनसे हटके कुछ तो लोगों को ऐसी आवाज़ कोई तो आती कि जी आपको पता चलता कि असेंबली में कोई तो सेशन हो रहा है, तो जी कोई वहां पे खड़ा होकर बात कर रहा है, तो वो तो आपने खत्म ही कर दिया, सिलसिला ही खत्म, मुकालमा तो खत्म कर दिया ना। एक तो मुकालमा पहले ही नहीं था मुल्क में कि बात ही नहीं हो रही थी, एक और मुकालमा का फोरम बना। देखिए, इसको छोड़ देंगे इमरान खान ने क्या फैसला किया क्या नहीं किया, क्या ये तो वो तो चलें छोड़ दें इमरान खान को ना, ये तो मुकम्मल तौर पर एक तारीख रखती हुई सियासी जमातें हैं ना, इनको स्पेस देके लाके कि हाँ ठीक है 20, 25, 30, 40, 50 जितने भी हो वापस आ जाएं और कम से कम एक पॉइंट ऑफ व्यू तो आए। तो नहीं, वो निगरान हुकूमत बनेगी तो बराबर है, उसके साथ बनेगी तो ठीक है, उसके अंडर कैसे काबिल कबूल होगा इंतखाब। तो ये इंतखाबात मैंने कल भी बात की थी ना कि इंतखाब तो उस वक्त होता है जब आपके, यानी पहले, इससे पहले 2013 का इंतखाब नहीं के बाद एक रौला पड़ गया था
तो इस इंतखाब को कौन मानेगा? पब्लिक तो नहीं मानेगी इस इंतखाब को कि वो जो है जिसके अंदर जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मिलकर फटाफट तय कर लिया। तो ये मेरा ख्याल है कि इनको बैठ के बात करनी है। वैसे इंतखाबात का माहौल ही नहीं है मुल्क में, और ये इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन माहौल नहीं है और मुल्क जाता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो है वो ये होती है, इमरान खान के लिए सारे दरवाजे बंद। ये जो बात है ना, ये डिक्टेटर्स, एक डिक्टेटर जहां पे हो ना, डिक्टेटरशिप, वहां पर ही बातें मुनासिब होती हैं। इमरान खान के लिए दरवाजे बंद, इमरान खान, इनका क्या ख्याल है ऐसे होने जा रहा है? जो ये समझ रहे हैं, नहीं, इनको भी पता है कि क्या होने जा रहा है। ऐसा नहीं होने जा रहा कि इमरान खान के लिए दरवाजे बंद, हमारे लिए हम रह गए। अच्छा, ये खान साहब भी उस वक्त में ये कहते थे, सब खत्म हो गया, मैं रह गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इनको भी झटके लगने वाले हैं, बड़े लग रहे हैं अभी और लगेंगे। इस तरह नहीं होता। अगर आपने जमहूरी निजाम को बर्बाद कर दिया और तो उसके बाद आपका क्या ख्याल, आप हैं, और फिर उसके बाद जो है सब आपके खिलाफ। क्या बात करते हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं? ठीक है ना। और वो इससे सब बड़े सबक हासिल हो गए हैं, बड़े हो गया है, उन्होंने सबक सीख लिया है, अब माफी मांगनी होगी, इस्टेब्लिशमेंट बड़ा हो गया। ओ भाईजान क्या हो गया ये सारे जो है ना, क्या मैं बात करूं, मतलब इनको वही वाली बात है कि इनको जो है ना समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें, समझनी चाहिए। अच्छा, प्राइवेट महफिलों में बैठ के जो है ये परेशान हैं, सारे सब परेशान हैं, सारे के सारे। पीटीआई के जो रहनुमा है वो भी परेशान है, ये भी परेशान है कि क्या करना है आगे जाके, कैसे मामलात होंगे, क्या होंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज जो आईएमएफ के साथ मामला चले हैं, और देखिए अफवाह तफहीम से ही मामला हल होगा, बैठ के हल होगा, इलेक्शंस की तरफ जाएं, उसका एक बनाएं। बदकिस्मती से वो हुआ नहीं। अंदाजा था, दुआ भी थी कि वो जो असद कैसर साहब और साद रफीक साहब और रियाज सादिक साहब और ये जो मामलात इनके चल रहे थे, एक उस तरफ से आरिफ अलवी साहब भी कोशिश हो रही थी, वो ख़त्म हो गया मामला सारा। सिंध का मेयर एक नहीं बन पा रहा तो ये सॉरी कराची का मेयर नहीं बन पा रहा तो ये हुकूमत क्या खाक बनेगी यहाँ पे, और खाक इलेक्शन होगा, वो एक शहर का इलेक्शन नहीं तय हो पा रहा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, सूबों में क्या होगा और वफाक में क्या होगा। लेकिन इनको बैठना होगा, वरना मुल्क में इंतशार बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये क्या हुआ है कि ये थोड़ी देर पहले आईएमएफ के साथ मुलाकात ख़त्म हुई है, वर्चुअल मीटिंग थी। इसाक डार साहब कतर से मेरे ख्याल से वापस आ गए हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कतर में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। कतर वो इसलिए गए थे कि 2 प्लांट्स जो बंद हैं उनको कतर ख़रीद ले और पैसे दे दे। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि 2 प्लांट्स के वाले से बात हो रही थी प्राइवेटाइज, लेकिन वो बात शायद नहीं हुई आगे, वरना फौरी तौर पे पैसा हमारे पास आ जाता। अच्छा, आईएमएफ के साथ जो मीटिंग हुई है ये स्टाफ लेवल मीटिंग है, स्टाफ लेवल वर्चुअल मीटिंग है। और स्टाफ लेवल वर्चुअल मीटिंग होने के बाद फिर एक मेमोरेंडम कोई होता है, मतलब इकोनॉमिक फाइनेंस, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिकल फाइनेंशियल करके ऐसे कुछ उसका नाम, वो मेमोरेंडम हमारा साइन होता है, वो उसी का हिस्सा होता है स्टाफ लेवल मीटिंग के। और उसके बाद फिर वो जाता है बोर्ड के पास, फिर बोर्ड का इजलास होता है। तो मैंने भी इनसे पूछा है वजारत खजाना से, मैंने कहा जी क्या इसमें एलामिया कोई जारी होगा? उन्होंने कहा एलामिया तो ज़ाहिर मीटिंग पब्लिक है तो मीटिंग में उसका जारी होगा, और फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि बोर्ड का इजलास कब होता है, उसके बाद फिर पैसा आएगा। लेकिन उससे पहले जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने आज, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और हमें अपनी सियासत को मुकम्मल तौर पे कुर्बान करना पड़ेगा। रियासत को हम बचाने जा रहे हैं और आईएमएफ की शराइत जो है वो हम मानने जा रहे हैं सारी की सारी। अच्छा, आईएमएफ की शराइत जो है वो मानने तो जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मानने के बाद वो बोर्ड तैयार होता है कि नहीं होता, क्योंकि 2 सूबाई हुकूमतें टूट गई हैं। 2 सूबाई हुकूमतें अगर टूट गई हैं तो रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा, और मतलब आगे कमिटमेंट्स कैसे पूरी होंगी, ठीक है ना। क्योंकि ये तो एक सिलसिला है ना पूरा कि इस साल के आखिर तक ऐसा होना है, अगले साल, मतलब ये तो एक प्रोसेस है पूरा। तो वो शराइत कैसे पूरी होंगी, और क्या सारा का सारा बोझ गरीबों पे डाल दिया जाएगा क्योंकि रेवेन्यू तो इकट्ठा ही नहीं हुआ। तो वो मामला जो है वो सारा अभी देखते हैं कि ये कल से जैसे कि उनकी एक शर्त जो थी वो ये कि फौरी तौर पे 200 अरब के टैक्सी लगा दिए जाएं, तो 200 अरब रुपए के टैक्सी लगाने पे भी मान गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएं, उस पर भी मान गए हैं। फिर उन्होंने गैस की कीमतें बढ़ा दी जाएं, उस पर भी मान गए हैं। फिर उन्होंने कहा डॉलर जो है वो मार्केट उसको डिसाइड करेगी। अच्छा, अब वो मलिक बुस्तान साहब और शाम से हम खबरें सुन रहे हैं,
कोई कह रहा है 270 हो जाएगा, कोई कह रहा है 265 हो जाएगा, कोई सही। कह रहा है 250 हो जाएगा, कोई कह रहा है 300 हो जाएगा, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन ये है कि ये भी शर्त मान गए हम। मतलब है कि वो दौड़ करके जो है ना, इतना ये पहले से करते और इसको किस्तों टोटों टोटों के अंदर एक आगे लेके चलते, तो कोशिश की होगी, मैं ये नहीं कह रहा कोई, लेकिन वो जो था ना कि आंखों में आंखें डालेंगे, असेसमेंट्स होती है ना आपकी कि यार ये मुल्क कैसे करेगा, ये वो उधर से लेके। अच्छा, फिर इस हफ्ते क्या हुआ देखें, हमारे पास आखिरी जो फिगर्स आई थी वो 4.6 थी, 4.6 4.5 बिलियन जो 6 जनवरी की ऑलमोस्ट। थी। जी। तो उसके बाद ही हुआ है कि चाइना के दो बैंकों से हमने रिक्वेस्ट की कि जी आप हमें अपना जो हमने अपनी किस्तें वापस करनी है आपकी, तो आप किसी तरह से काइंडली उन किस्तों को आप ज़रा ऊपर नीचे कर दें, उनकी रीशेड्यूलिंग कर दें, और ताकि हम जो हैं वो इसको किसी तरह से डॉलर्स हमें चाहिए तो हम सस्टेन कर अब सकें हाँ इसको। हम ज़रा इस बहरान से निकल सकें। लेकिन हम जो हमारी हुकूमत है वो चाइना को भी कन्विंस करने में फेल हो गई, और उसके नतीजे में ये हुआ कि 500 मिलियन डॉलर हमने दिए हैं वीकेंड पे उनको। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने और इस वीकेंड तक इसी हफ्ते में हमने मज़ीद उनको जो है वो पैसे वापस करने हैं। अब उसके नतीजे में ये है कि हमारे जो डॉलर्स हैं वो हमारा जो डॉलर खसारा है, मतलब हमने 328 मिलियन डॉलर्स और देने हैं। तो ये हम जो है वो अब हम कोई देखें ऑफिशियल फिगर्स क्या आती हैं, लेकिन एक अंदाज़ा ये है कि हम कोई 3.5 से 3.7 बिलियन पे पहुंचे हुए हैं। ये हमारी करेंसी है इस वक्त। हमारे पास ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, और यानी कोई 350, साढ़े तीन, सॉरी 350 3.5। अरब जी, 3.5। क्योंकि चाइना से अगर हम चाइना को कन्विंस कर देते तो ये हमारे पैसे जो हैं हम उनको ये किस्तें ना देते। एक किस्त हमने दे दी है वीकेंड पे, और एक जो किस्त है वो हमने मतलब वापस करनी है, ठीक है। अच्छा, उनको, और ये हमने देने हैं अगले 24 घंटों में। तो उसके बाद हमारे जो ज़खायर हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, देखना है कि कहाँ तक 4 अरब से कितना कम होते हैं। 4.1 तो जी। हो गए हैं, अब 4.1 से और कितना कम होते हैं, ये चाइना को कन्विंस कर सकते थे मेरा ख्याल है, अगर आई डोंट नो कि किस तरह से बात उनसे हमने की है और उसके बाद क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि 9 और 10 हज़ार के दरमियान कंटेनर्स फंसे हुए हैं इस वक्त बंदरगाह पे, और बंदरगाह से पे जो कंटेनर्स हैं उसके लिए हमें फौरी तौर पे कैश चाहिए। बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हो गया, और उन कंटेनर्स में गंदम, दालें, ये सारी चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं। गंदम, दालें, खाद, कपास, प्याज, टमाटर, इसमें जो हैं वो कागज़, बिजली के बल्ब और बुनियादी अशिया, दवाइयाँ। अच्छा, दवाइयों में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हम कल भी मैंने बात की थी, वेंटिलेटर्स ख़राब अगर हो जाते हैं तो उनके पुर्जे, उसमें कैनुला, सूचर्स, जो जिसको हम टांके कहते हैं जी। ख़ास, और वो मुख्तलिफ नंबर्स के हैं, तो उसमें बहुत मतलब बहुत छोटा साइज़ भी जिससे आप कार्डिक सर्जरी करते हैं, न्यूरो सर्जरी करते हैं, ये सारा बाहर से आ रहा है। और एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा, अद्वियात, और ये सारे, तो वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो कह रही हैं कि जी हमारा जो सामान है वो भी ख़राब हो रहा है कंटेनर्स में। अच्छा, कंटेनर चूँकि बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मामलात पे फिर कोई ख़राबी, कोई और वाक़यात भी देखें ना। कल जो हुआ, आज खुर्रम दस्तगी साहब ने कहा कि जी बिजली बहाल हो गई, लेकिन बिजली बहाल नहीं हुई। और मतलब मुल्क में उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी उन्होंने बनाई है कि इसकी वजह क्या है, अभी तक पता नहीं चली। और उसमें उन्होंने कहा, कल जो हमने बात की थी कि फर्नेस ऑयल तो भी है। जी। अच्छा, और सरकारी तौर पे बताया गया है आज कि हमारे पास 18 दिन का है। ये बात पेट्रोल है। जी पेट्रोल ही, ठीक लेकिन है। हमारे पास वैसे जो फरूख सलीम साहब बता गए थे उस दिन वो 14 दिन का बता के गए थे। आज कहा गया कि नहीं, हमारे पास 18 दिन के सरकारी तौर पे कहा रिजर्व। गया, लेकिन गैर ठीक है। सरकारी तौर पे बताया जा रहा है कि वो 12 दिन का या 8 दिन, वो उसमें मैंने गैर सरकारी भी जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकारी तौर पे भी 18 दिन है। उसके बाद ऑयल आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फिर उसमें जो इशू है दूसरा वो ये है कि ये पैसे कब आएंगे हमारे पास, ये हम नहीं जानते। और ये कतर से वापस आना, फिर सऊदी अरेबिया से वापस आना, फिर यूएई से वापस आना, फिर चाइना की तरफ से रीशेड्यूलिंग होना, ये हुकूमत की।
ये एक अजीब व गरीब सी बात। बाकी आप क्लाइमेट पे तकरीरें की, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशंस की, वहाँ पे आप इधर गए समिट्स में जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान घूमते फिर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मसला ये कि उससे यहाँ जो ग्राउंड पे जो क्राइसिस है वो क्राइसिस अपनी जगह बढ़ता जा रहा है। और कल हम देखते हैं कि उसके बाद महंगाई का क्या तूफान आता है जब ये डॉलर जो है ये ऊपर मार्केट पे चला जाता है, क्योंकि ये हमने कंडीशन मान ली है। अब इसमें पूरी सूरत हाल है उसमें यहाँ पर जो है वो बाकी चीज़ें बाकी बातें प्रायोरिटी इख्तियार कर गई हैं। मतलब मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और एक अजीब सी बात की है उन्होंने कि मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल कभी नून में थे ही नहीं, कभी मुस्लिम लीग नून में थे ही नहीं, यानी अपने आप को जाहिर करते रहे कि मैं मुस्लिम नून के चक्कर में जेल चले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं थे। बल्कि शाहिद खान अब्बासी के वजीर आजम बनने के बाद वो कहते हैं कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना बना दें, इसलिए हमने बना दिया, इनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक ही नहीं है कोई। एक तो ये बात आई। फिर ये है दूसरी जो बात है वो ये है कि जो खुर्रम दस्तगी साहब ने बात की ना कि अगले 48 घंटों बड़े हिस्से में आ गई बिजली वापस, लेकिन 48 घंटों में उन्होंने कहा कि बिजली में कोई कुछ कमी रहेगी कि, और उसमें उन्होंने साइबर अटैक्स को यानी लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इंटरनेट से मुताल्लिक देखना ये है कि कोई इसमें कोई गैर मुल्की हाथ तो नहीं था जो मुल्क में ब्रेक डाउन हुआ। ये बड़ी एक कंसर्न बात है कि हमारे जो सिस्टम्स, अच्छा ये कोई ऐसा भी नहीं है क्योंकि यूक्रेन पे रशियंस के और अमेरिका के ऊपर, अमेरिका का बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पे साइबर इशू ये है कि हमें अपनी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको साइबर सिक्योरिटी उनको सिक्योर करना है। एग्जैक्टली अमेरिका के अभी हमने चंद दिन पहले डिस्कस किया था, साइबर अटैक्स हुए हैं यहाँ पे ईरान के अंदर, तो 2009 में वहीं से स्टार्ट हुआ था सारा सिलसिला, तो उन्होंने होल्ड कर दिया था मेलवेयर डाल के, डिस्कस कर चुके हैं सारा। लेकिन इशू ये है कि ये साइबर अटैक अगर हुआ है जिसको रूल आउट नहीं किया खुर्रम दस्तगीर साहब ने, तो हम फिर क्या हम सिक्योर हैं? हमारे ग्रिड्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड सबसे खौफनाक होता है ये इलेक्ट्रिक ग्रिड, और बड़ा कॉमन भी है कि इलेक्ट्रिक ग्रिड्स को आप निशाना बनाए और शट डाउन कर दें। तो एक तो देखें ना यूक्रेन के अंदर, एक तो उन्होंने साइबर अटैक्स किए हैं रशिया ने, और फिर दूसरा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तोड़ा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उड़ा दिए वहाँ पे यूक्रेन में। तो इशू ये है कि जंगों में दोनों चीज़ें चल रही हैं एक वक्त में, यूक्रेन की जो जंग हो रही है और साइबर सिक्योरिटी फराहम की अमेरिका ने और वेस्ट ने, लेकिन उसके बावजूद साइबर अटैक्स हुए। रशिया के साइबर अटैक्स की खबर आ जाती है, जो अमेरिका करता है या वेस्ट करता है वो कभी ओन नहीं करता। साइबर अटैक्स की एक तरह से ये होती है कि वो बताया नहीं जाता उसका, लेकिन अमेरिका ज़ाहिर बता देता है कि रशिया ने किया है, लेकिन अमेरिका भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता है ना, टुक टुक ईरान पे हुआ, इधर हुआ, तो वो करते रहते हैं, वो भी उनके ज़बरदस्त हैं उनका सब पूरा सिस्टम। तो इशू ये, लेकिन उसको ओन नहीं करते क्योंकि ये भी एक तरह से ग्रे जोन में आता है, तो इसको ओन नहीं किया जाता। इसके ऊपर बड़ी बहस है कि क्या साइबर अटैक अगर किया जाए तो क्या आर्टिकल 5 नेटो का क्या उसमें एप्लीकेबल है कि ऐसा साइबर अटैक कर दिया रशिया ने, तो क्या या किसी और मुल्क ने, तो क्या आर्टिकल 5 उस पर क्या आप उस पर नहीं जवाब कैसे देंगे? साइबर अटैक से दें? अभी ये बड़ी लंबी बहस है, मैं नहीं जाना चाह रहा। यानी आपने साइबर अटैक कर दिया तो जवाब में क्या आप साइबर अटैक करेंगे या अपनी फौजें उतार देंगे और बॉम्बिंग कर देंगे? ये एक सवाल है ना, क्योंकि साइबर के हवाले से अभी क्लैरिटी नहीं है दुनिया के अंदर, दुनिया जो वर्ल्ड पावर्स के अंदर कि इसको साइबर अटैक्स को कैसे देखा जाए। हालांकि ये बड़ी सबसे मुहलिक वार है इस वक्त कि साइबर आप तमाम एक मुल्क की जो है ग्रिड उड़ा दें, डैम गिरा दें, उनके पानी का फ्लो ख़राब हो जाए, डैम गिर जाए पूरा, मतलब मैसिव पॉपुलेशन आपकी हॉस्पिटल्स के अंदर आपने हैक कर लिया, उनको पता चला कि वो सिस्टम्स हैक हो गए, इमरजेंसी के अंदर पेशेंट्स पड़े हुए, जहां जहां कंप्यूटर से लगा हुआ है कोई शख्स, जहां जहां कंप्यूटर से अटैच है, मतलब ECG लगी हुई है, उसकी मॉनिटरिंग जहां जहां पर है, तो आपने हैक किया और जो है ना, इवन स्पेसिफिक बंदा आपने कहा कि वो फलाने रूम नंबर इसके अंदर ये VIP वार्ड के अंदर फलाना, उसको टक्कर के अपनी मशीन को हैक किया और वो बंदे की एरिथमिया में गया और उसकी डेथ हो गई। इतना खतरनाक है, पता ही नहीं चला, बंदा निकल के आ गया और नर्स जाके देख रही है ये अच्छा इनको तो हार्ट अटैक हुआ है। एनीवे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो कितनी आपने सिक्योर की हुई हैं। इसको खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये यहाँ पे स्पेस छोड़ी और उम्मीद करते हैं कि हमें बताया जाएगा कि हमारी जो अहम इंस्टॉलेशंस हैं वो, और दुनिया को बताया जाएगा कि हमने सिक्योर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो बात है वो ये है कि अब इसके अंदर इलेक्शन ईयर आ रहा है और मरीम नवाज साहबा वापस आ रही हैं, और एक तरह से देखें यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त ये बात कह रहे हैं, वो TV पे आए आके कहें या ना कहें,
लेकिन इशारों करायों में तो हुकूमत के लोग भी बात कर रहे हैं कि जी हमें इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, हो सकता है आगे करना। फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लग सकती, बुनियादी बात, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट ये था कि पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, यही कॉन्सेप्ट था कि, और वो उस वक्त आ रही थी कि अगर मुश्किल फैसले कर लिए तो मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लग सकती 2 असेंबलियां टूटने के बाद और इतनी बड़ी तादाद में असेंबलियों की सीटें खाली होने के बाद। ठीक। अब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो मतलब वो किस बेस पे लगेगी, मतलब मुल्क में क्या है, आईएमएफ में तो चले गए दोबारा, अब है मुश्किल फैसले जो कर रही है हुकूमत, और इसको पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन अब करके तो लेट करके तो उसके नतीजे में नहीं नुकसान इसलिए हुआ है कि कंटेनर्स खड़े हुए हैं। वो कंटेनर्स कब खुलेंगे, कब उनको पैसा आएगा, कब वो उनका सामान खराब हो गया है। अच्छा, जो बाहर से चीजें आ रही हैं, देखिए ये एक जो है ना जो कंटेनर और शिपिंग लेन्स का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है, और हम सब समझते हैं कि भाई वो एक ट्रक आता है, तो ट्रक आया तो कहते हैं यार ये वापसी पे यहां से ये एक सवारी, उस ट्रक को भी छोड़ दें, एक सवारी आई है, यानी इवन टैक्सी भी आती है, अब टैक्सी बुला लिया, अब रिक्शा बुला लिया, तो रिक्शे वाला कहता है कि मैं वापसी पे यहां से कोई सवारी ले जाऊं साथ। तो जो आपके पास जहाज आते हैं बाहर से, तो वो वापस भी कुछ लेके जाते हैं ना, तो यहां से वो जहाज बाहर से सामान लेकर आते हैं, पाकिस्तान से वो उनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, अब आपने इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट किया, ये बुनियादी तरीका है। अब आपने बाहर से जो चीजें आ रही हैं उनके लिए डॉलर नहीं है, ऐसे ही है ना, तो वो कंटेनर खड़े हुए हैं, वो कंटेनर खाली होंगे तो यहां से उनमें वो सामान भरे जाना है जो यहां के लोगों ने बनाया हुआ है, यहां की जो बची कुछ इंडस्ट्री रह गई है वो अपना सामान लेके बैठी हुई है कि जी हमारे ऑर्डर कैंसिल, वो उनके ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो गए हैं कि 1 मिनट ठहर जाए भाई। अच्छा, ये बड़ी लंबी कमिटमेंट्स होती हैं कि जी कुछ कपड़े आपने यूरोप में भेजने हैं, कुछ आपने बैग्स भेजने हैं, कुछ आपने लेदर गारमेंट्स भेजनी है, कुछ आपने, अच्छा वो अब क्या हुआ है कि वो जो शिपिंग लेन्स की जो एसोसिएशन है वो कह रही है कि 1 मिनट, यहां तो 9000 कंटेनर खड़े हुए हैं और वो तो कंटेनर्स उतर ही नहीं रहे, तो इससे वो आउट ना कर दें आपको। और ये इंडिकेटर आ रहा है बार बार, जो शिपिंग से वाबस्ता लोग हैं वो बार बार खत लिख रहे हैं, हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि कहीं हमें ऐसा ना हो कि काफी अरसे के लिए वो यहां से हमें आउट कर दें, कि जी हम अपना पूरा रास्ता छोड़ के, एक होता है ना तरीका कि पूरा जहाज आया वहां से आके यहां खड़ा हो गया और आपकी वजह से वो आया है और आप उसको पैसे नहीं दे रहे और जहाज खड़ा हुआ है और उसमें उसका हमला भी है वहां पे। ये आपके तो जहाज नहीं है ना सारे, ये सारे तो पाकिस्तान के जहाज हैं, फिर दूसरे मुल्कों से आपने, तो आप उनको ना उतार रहे हैं सामान, ना उसे ले रहे हैं सामान, वो खड़े हुए हैं और वो उनको आप पैसे ही नहीं दे रहे, और यहां पे वो लोग भी, उनका सामान भी खराब हो रहा है जिन्होंने चढ़ाना था जहाजों पे। अच्छा, जहाजों के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कैनुलास, जहाजों के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सिरिंजेस, जहाजों के अंदर क्या पड़ा, अद्वियात, खाद, गंदम, दालें, ये खराब हो रही हैं, इनकी एक्सपायरी जो ये एक्सपायर हो जाएगी। अब आपको पता चला कि 2 महीने बाद मिला, आपके लिए बेकार, उस दौरान यह क्राइसिस पैदा होगा, तो हंगामी तौर पे सारे मामलात को छोड़ के अगर आईएमएफ में चले गए तो भी अब इसको सब इस पे कंसंट्रेट करें कि आईएमएफ जल्दी हो और ये जो बैकलॉग इसको खत्म किया जाए। और ये इस तरह की जो बातें हैं ना कि जी महंगाई होगी, गरीब पे फर्क, ये अजीब और गरीब किस्म की, ये इस तरह की तो जुमले जरा मुझे नहीं पता कि क्या बातें करते हैं। महंगाई होगी, गरीबों पे फर्क नहीं पड़ेगा, अरे किससे असर पड़ेगा भाई, महंगाई होगी, गरीबों पर असर नहीं पड़ेगा, इस तरह के जो बयान है ना, मतलब है कि बिजली की कीमतें बढ़ने से अवाम का कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये तो अजीबो गरीब बात है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो कराची में वो इन्होंने छापे वापे मारे हैं, मुल्क के दूसरे शहरों में गंदों, तो चक्की एसोसिएशन जो है चक्कियां, वो कह रही हैं हम बंद कर दें, ये एक इशू बहुत बड़ा। अच्छा, फिर 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे अगर आप निकलवाते हैं बैंक से तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स, ये पता नहीं कितने टैक्सेस कहां लगने जा रहे हैं। 200 अरब के जो टैक्सेस है ना, मतलब आपने पैसे निकलवाए एटीएम से, तो एटीएम के ऊपर भी शायद कोई टैक्स देखते हैं कि वो कहां पे, क्योंकि असल तो बात है रेवेन्यू नहीं लिया आपने, तो आपने रेवेन्यू लिया नहीं है, इकट्ठा हुआ नहीं है, एकदम से आपने 200 अरब के उधर टैक्सेस, इधर बिजली बढ़ा रहे हैं, उधर गैस बढ़ा रहे हैं, उधर, अच्छा कहां से कब से बढ़ा रहे हैं, वो 1 जुलाई से, यानी 1 जुलाई से शुरू करेंगे आप। लोग अपनी जान छुड़ा के मुसीबत के, भाई बिल हमने दे दिए, बहुत ज्यादा बिल आए हैं, आगे निकलना है, पता चला वो अगला बिल जो है वो ये भी नहीं पता चल रहा किस डेट से, बैक डेट से आप बजट बिल्स बढ़ा रहे हैं। इसको उस वक्त कर लेते, देखिए लोग मतलब होता है ना, इस महीने हमारा बिल आ गया इतना, वो आसान होता है देना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप बैक डेट से उनसे कहें कि जी वो पिछले जुलाई से हम जो है वो आपका बिल बढ़ा रहे हैं, अचानक तो मतलब वो लोगों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन्होंने जो कमिटमेंट्स कर ली हैं आईएमएफ से, उसको भी किसी तरीके से किया होगा इन्होंने,
वरना तो ये सागदार साहब उसको करते थे जब आए थे बाहर से। और ये जो डॉलर एक्सचेंज कंपनियों के साथ उनकी डीलिंग्स होती हैं, ये पैसा बना के डॉलर, अच्छा डॉलर घरों में जो किसने छुपाए होंगे डॉलर, उसमें इनके लोग नहीं होंगे। आप जरा आज की डॉन की वो देखें जरा खबर जो डॉन में आई है आज, बड़ी एक रिपोर्ट है पूरी, और रिपोर्ट ये कह रही है कि जनाब इसमें सेलिंग लिक्विड गोल्ड कराची टैंकर माफिया, ये आप पढ़ें जरा डॉन का आर्टिकल पूरा। अब वो कह रहे हैं इसमें जी इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड लोग भी हैं, इसमें जनाब लॉ इन्फोर्समेंट के भी हैं, पॉलिटिकल वीवीआईपीज भी हैं, मिलिट्री पर्सनल, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ऑफिशियल, ये सारे के सारे मिलके वो शहर का पानी, मतलब आपके घर टैंकर डलवा देना दो, एक टैंकर से एक बच्चा नहाएगा, दूसरा नहाएगा, तीसरे से बाग में पानी दिया जाएगा, चौथे से जो है पता नहीं घर धोया जाएगा, पांचवें पीने का पानी नहीं है। और टैंकर माफिया, और टैंकर ये कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था जब अभी ये जो बदमाशिया के खिलाफ 2 साल पहले, तो उसमें सबसे पहले नजर थी कि ये टैंकर माफिया के ऊपर हाथ डालने हैं। मतलब हाइड्रेंट्स की बोली शुरू हो रही है, ये हाइड्रेंट्स पता नहीं अरबों में बिकते हैं, कितने में बिकते हैं, और इनकी फिर बोली शुरू हो रही है परसों से। सही। और उसके बाद वो साहब के घर पहुंच जाओ, यार 3 टैंकर डाल देना ना सुबह, और लोगों के पास पानी नहीं है वहां पे। ये पूरी प्रॉपर माफी है जो अरबों में नहीं, बहुत बड़ी तादाद में। डॉक्टर साहब, आवाम से पैसा कैसे उनकी जेबों से निकालना है? आपको मैं इस तरह से बताऊं कि जैसे एक ऐसे पानी आ रहा है ना, तो पानी आ रही है, शहर है, शहर के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है। अब ये पाइपलाइन इससे पहले कि शहर पहुंचे, यहां रास्ते में वो सोसाइटियां बना दी हैं, वो शहर का पानी वो वहां खाया जा रहा है। आवाम से टैक्स के पैसे तो कलेक्ट करना हुकूमत को बिल्कुल इस बात की समझ आ रही है और मजीद भी बोझ डालने को तैयार है, हमें बज़ाहिर नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बात की, लेकिन इसके बाद इस कलेक्टेड पैसे को क्या उस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा, या फिर आप समझते हैं कि इसमें भी करप्शन के इम्कानात मौजूद हैं? जब तक उस तरह से नहीं इस्तेमाल लोग हर चीज कबूल करने को तैयार होते हैं, जब तक उनको ये इस बात का यकीन हो कि हमारे बड़े हमारे साथ बैठे हैं। देखिए बच्चे भी, ये आप बच्चों को घर में आप भूखा रखा हुआ हो और घर के बड़े जो हैं वो तिक्के खा रहे हो बैठ के, तो मुझे बताएं क्या होगा उस घर में। जब तक आप अपनी ये जो आपकी सो कॉल्ड बदमाशियां अपनी ये हरकतें खत्म नहीं करेगी, और ये 80 रुकनी और 82 रुकनी काबीना और ये नहीं हो रहा, और ये हमने यानी सादगी के लिए भी 15 रुकनी कमेटी बना दी, उनको भी टीए डीए दे रहे हैं फलां, ये और जो है ना अरबों रुपया लोगों ने किसने दबाए हुए बताया ना जरा मलिक बोस्तान, किसने अरबों डॉलर कमाए? कौन उठाया था मार्केट से? क्या मार्केट से आम आदमी, एक गरीब आदमी जाके डॉलर खरीद के रख लेता है? कौन से लोगों ने उठाया हुआ है? किन लोगों ने उठाया इन दिनों में किन लोगों ने उठाया है? इनको नहीं पता। तो इनके भाई बात यह है कि आप एक तरफ आप गाड़ियां लग्जरी कार्स इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा उसके बाद जो है वो आज आप देखें सर ब्रेक का वक्त हुआ है, इस्लामाबाद में एक प्लॉट बिका है, और वो उस प्लॉट की जो कीमत है वो कीमत देख के ही आदमी सोचे कि यार एक मिनट, ये अरबों में डॉक्टर साहब जी, अरबों में, मेरे ख्याल से वो कितने का 8 अरब जी, 8 अरब 64 करोड़ रुपए का प्लॉट बिका है। बिल्कुल बिल्कुल 8 अरब 64 करोड़ रुपए में ये प्लॉट, और टोटल 22 अरब से ज्यादा प्लॉट्स आज बिके हैं। हाँ, मगर इतना पैसा है लोगों के पास ना। तो बात ये सारी कि, और ठीक है मतलब ये नहीं कि इसके हलाल होगा, लेकिन इशू ये है कि एक तरफ वो मतलब है कि खाने के लिए रोटी नहीं है, पानी नहीं है, टैक्स नाफिज हो रहे हैं, इन लोगों से कितना ले रहे हैं आप? भाई जिन लोगों के पास 8 अरब का कोई ले रहा है, तो उसके पास कोई 100 अरब तो होंगे ना जो 8 अरब का प्लॉट उठा लिया है। तो इशू ये है कि उनसे कितना ले रहे हैं आप? उनसे टैक्स की वसूली आप उन लोगों से क्यों नहीं ले रहे पैसे? उनके आप जिन्हें 50,000 रुपए है, जिसके पास 20,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, उससे आप जो है वो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो कितने हैं? मतलब आप मुझे बताएं कि 2,000 होंगे, 3,000 होंगे, 5,000 होंगे इस मुल्क में, 10,000 होंगे मैक्सिमम, इतने लोग। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, एलीट जी एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। एलीट कैप्चर का हर एक को पता है, अब कैप्चर एलीट का टाइम है। ठीक है सर, ठीक है, वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज वफाकी काबीना के इजलास में जो तोशा खाना से मुतल्लिक नज़रसानी शुदा पॉलिसी थी उसकी मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद जरा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि क्या होगा हुकूमत की जानिब से? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत पीछे रह गए इशूज, तोशा खाना वगैरह के जो इशूज हैं ना वो बहुत पीछे रह गए हैं। इशू ये है कि ये पार्लियामेंट किस तरह आगे चलेगी और सियासी मंजरनामा किस तरह से होगा।
एक अहम बात यह है कि इमरान खान साहब को कुछ अरसे पहले तक ये तमाम लोग कह रहे थे कि आप, हमारा भी यही मशवरा था कि आप वहाँ जाएं, असेंबली में जाके बैठें, और फवाद चौधरी साहब से और बाकी लोगों से जो बात होती थी वो कहते थे कि हम जा रहे हैं पार्लियामेंट में वापस। खान साहब ने कहा मैं नहीं जाऊँगा। एक खास वक्त पे हुआ कि जाऊँगा, जाने के बाद हुई तो सीवे मंजूर हो गए। ये चीज़ें क्राइसिस टू क्राइसिस जा रही हैं, मतलब ये बहरानों का हल नहीं है। अगर किसी का ख्याल है कि बहरानों का, सियासी बहरानों का हल ये है कि इमरान खान को पकड़ के सिस्टम से आउट, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। और वो इसलिए कि जी ये इमरान खान साहब का भी ये ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट में, इनका भी ये ख्याल है, हो सकता है ना हो, हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट सियासत से मुकम्मल तौर पर अलग हो गई। ये अपनी जगह खुद एक सियासी बयान होता है अमूमन। बात ये सारी कि ये इनको इस पार्लियामेंट को, पार्लिमानी निज़ाम को आगे रखना है, वरना अगर सारे लोगों से मिलकर इमरान खान सिस्टम से आउट हो गए, ये क्या अजीबोगरीब, मतलब कहाँ गए फिर। मतलब इमरान खान कोई जो है वो कोई इतने मेगावाट की बिजली है जो सिस्टम से आउट हो गए हैं, तो सिस्टम के बाद ये बात सुने, बात ये है कि वो सारा का सारा मुल्क की सियासत अब इमरान खान को हटा के तो फिर रहता क्या है, वो सारे के सारे जमा इसलिए हुए हैं इमरान खान। अच्छा, फिर वो अंदर टूट फूट शुरू हुई इन्हीं पार्टियों के अंदर, एक मामलात जो है वो टूट फूट का शिकार हो गए हैं। और उसमें अब शायद खान अब्बासी साहब क्या करते हैं, मौरूसी सियासत के वो खिलाफ हैं, तो मौरूसी सियासत के खिलाफ कौन है, उसमें तो फिर सारे लोग आते हैं, उसमें तो फिर पीपल्स पार्टी भी आती है, JUIF भी आती है, भी वजाहत होनी चाहिए। अब मसला ये है कि ये तो, और स्टेबिलिटी तो नहीं है ना। स्टेबिलिटी तो ये है कि सारे बैठें और सारे बैठ के एक जगह कहें कि जी अब इसको आप छोड़ देंगे जी, अच्छा पैसे फौरन आ नहीं रहे, आया मुआहदा हो गया, ये मुआहदा पहले होता तो अब उसके लोग कोस कास के आगे इलेक्शन की तरफ निकल गए होते, भाई आगे कोई बयान बन जाता। अब ये उस वक्त किया है जब वो मरीम नवाज साहब वापस आ रही हैं। अभी इलेक्शन ईयर शुरू हो गया। इलेक्शन ईयर क्या, वो एक महीना तो गुजर गया ना, ये जनवरी का तो खात्मे की तरफ जा रहा है, तो अब आप समझ लेंगे फरवरी आगे जा रहे हैं तेजी के साथ, 2-3। अब इन 2-3 महीनों में आपने एक बयानिया बनाना है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं, इससे बड़ी कोई मेहरबानी नहीं होगी इमरान खान पे, इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। और ये उनके फेवर में जाएगा, ओहो, ऐसी वैसी फेवर में जाएगा। ऐसा इमरान सोचे ना, इमरान खान अदालत जा रहे हैं, इमरान खान अदालत से वापस आ रहे हैं, एक के दूसरा, और क्या चाहिए इमरान खान को। देखे ना इमरान खान को कि मतलब फांसी तो नहीं लगा देना ना भाई। इमरान खान अदालत जा रहे हैं, लोग जमा हैं, महंगाई आगे, ताजिर आगे पीछे लोग उनके, तो मसला ये है कि एहतजाज शुरू है इसमें, इसी में ये उनकी गिरफ्तारी से ही उनकी इलेक्शन और ये उनका इंतखाबी मुहिम होगा भाई। ये और इंतखाबी मुहिम पे तो है, वो पिछले वो हुकूमत में भी इंतखाबी मुहिम पे ही थे। वो कहते हैं इन चोरों को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो सही था गलत है जो भी था, वो मतलब वो नहीं बनी बात। अच्छा, वो बाहर निकल गए, देखा मैं नहीं कहता था पहले ही मिल जाएंगे सर, देखो मिल गए, देखो मुझे नायल करवाना है इन्होंने, देखो मुझे गिरफ्तार करना है। अच्छा, वैसे वैसे चीजें होती जाएंगी लोगों के दिमाग में, हाँ देखो यही तो करना था, यही तो कहा ठीक है ना। यही तो कह रहा था इमरान खान, नहीं कह रहा था पहले से कि मुझे गिरफ्तार करना है इन्होंने। खान नहीं कह रहा था कि ये मुझे नायल करना है। देखो खान सही कह रहा था ना, खान वो प्रियम्प्ट करके, अच्छा इनका पेपर आउट हो जाता है। ये भोंडे से अंदाज में होता है कि वो जी जनरल फैज, वो जो मैंने उस दिन बात की थी कि जनरल फैज, जनरल बाज, साकिब निसार फलान, वो इमरान खान आगे से, अच्छा इन्होंने उनको बुरा बोलना शुरू किया, इमरान खान डिफेंड करेगा। इमरान खान कहा हाँ वो भी बुरे थे, ये भी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, क्या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इससे अलग रहेगी? नहीं भाई। पहला सवाल ये होगा, अब सोचे ना नवाज शरीफ साहब, ये जो है कि जी पिछले लोगों, अच्छा जी उन्होंने सवाल हुआ, देखें जी जनरल पाशा ऐसे थे, जी देखें जनरल जहीर ऐसे थे, देखें उसके बाद बाजवा साहब, फैज साहब ऐसे थे। अब अगला सवाल क्या होगा, क्या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, मतलब वो आपके साथ है? ये सवाल गले पड़ गया, ये गले पड़ गया सवाल। इमरान खान तो चलते फिरते कहते रहेंगे ना, देखो एस्टेब्लिशमेंट ये भी इनके साथ है, तो ये हुकूमत में बैठे हुए क्या कहेंगे? अगला सवाल ये होगा ना कि देखें, अच्छा इसका मतलब आपके साथ नहीं है, अब पहले वो इमरान खान पे अब आपके साथ है, और उसके बाद ये हाल है मुल्क का। तो अब एस्टेब्लिशमेंट भी तो सोचेगी ना कि एक मिनट ठहर जाएं यार, ये जो सारा मुल्क में हो रहा है ये हमारे मत्थे डाल रहे हैं, मतलब अभी साढ़े ते पा दे मतलब यार 80-85 रुकने का भी ना। हाँ। और मसला ये है कि ये कोई बयानिया नहीं है, ये जो है ना ये ठुस फुस हो जाएगा। अच्छा लोगों को क्या, मुझे आप एक बात बताएं, यहां पर आप जरा ये सड़क पे जाएं, आम आदमी जो ठेला लगा रहे हैं उसको आप पूछें कि जनरल अहमद शुजा पाशा ने, वो कहेंगे कौन क्या,
मतलब आप पूछे ना किसी आम आदमी से कि यार महंगाई हो गई है, ये हो गया है, इसकी वजह तुम्हें पता है जनरल पाशा ने क्या किया था 2010 में और 11 में? वो कहेगा क्या, मेरे बिजली मुझे नहीं पता। अब 55% आबादी आपकी 30 साल से कम है। 55%, जी 55% आबादी पाकिस्तान की 30 साल से कम उम्र है। आप उनसे पूछेंगे जनरल पाशा कौन थे, जनरल जहीर कौन थे, वो साकिब निसार, वो कहेंगे हाँ क्या, तो वो साकिब निसार ने पता है जुल्म किया था, वो ये किया, तो वो कहेंगे भाई एक मिनट सब्र कर यार, मेरी रोटी का टाइम हो रहा है, मेरे मेरे जाके बेरोजगारी है भीख डॉक्टर मांगनी है साहब, जाके। मसाइल हैं इशू ये है कि एक शेल्फ लाइफ, एक टाइम होता है ना, उस वक्त वो बात कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है वो लोग, अच्छा ये देखें, ये मरीम नवाज साहब कैसे उनका ग्राफ ऊपर गया था, गिरफ्तारी। ये जो जबर की फजा होती है ना, वो लोग बैठे हुए हाँ हाँ हंस रहे हैं, और पब्लिक उधर से, आपका ख्याल से पब्लिक उस तरफ जाती है? वो दौर नहीं है अब दौर ये है कि भाई वो देखो इमरान के साथ हुकूमत में भी ज्यादती हुई, ये सारे उस वक्त से इकट्ठे थे, साजिश थी, अब उसको गिरफ्तार कर लिया बेचारे को, सारे लगे हुए हैं उसके पीछे, महंगाई बढ़ गई है, काम धंधा इनको कुछ है नहीं, घूमते रहते हैं, दुनिया भर की सैरें करते रहते हैं, ठीक है, और देखो कितना पैसा इन्होंने। तो बात यह है कि इतने साल हुकूमत की, अब उसे खान को पकड़ा हुआ है, तो ये गिरफ्तारी उसके फेवर में जाएगी, अब उससे लिखवा लें जी ये गिरफ्तारी फेवर में। मरीम नवाज के साथ क्या हुआ था? अगर मरीम नवाज बाहर रहती, फर्ज करें आप, तो मरीम नवाज साहबा का वो पॉलिटिकल क्लाउड ना डेवलप होता। डिवेलप किस लिए हुआ? डिवेलप इसलिए हुआ कि वो गिरफ्तार हुई, बिल्कुल गिरफ्तार हुई, मुकदमे बने, वो पेश होती थी अदालत में, जाती थी, फिर उनको तो एक उनका पूरा एक अब मसला ये कि वो दूसरी तरफ बैठ के हंस रहे हैं इमरान खान को, इलेक्शन ईयर से पहले आपने गिरफ्तार कर लिया, और इलेक्शन ईयर, तो ये मामलात इनको मेरा ख्याल से इतनी सूझबूझ होनी चाहिए। देखा जो हंस रहे हैं, हाँ हाँ देखा, हम नहीं कहते थे ओ इमरान खान को नहीं लग गया इमरान। तो वो लोग जो कि प्रॉपर जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, या तो होना कि बिल्कुल वो अजियत पसंद हो कि जी वो कह के लगाएं इस बात पे, लेकिन जो आपके लोग जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो दुनिया में देख रहे हैं, जो समझते हैं, और बाहर के मुल्क भी और आपके इस्टेब्लिशमेंट भी देख रहे हैं कि एक मिनट ये कौन कह के कौन लगा रहे हैं, वो जिन्होंने ये किया वो किया फलां किया, तो इनको भी हैंडल विद केयर सिचुएशन, अपोजिशन यानी पीटीआई को भी, और उधर भी कि इशू क्या है और अवाम क्या पल्स क्या है, क्या वो इस बयानिए से मुतासर हो जाएंगे कि जनरल पाशा ने क्या किया था और जनरल जहीर ने क्या किया था और जनरल फैज ने, या ये कि हमारी रोटी कैसे चलेगी और क्या मसाइल को एड्रेस करेंगे भाई तो इशू नहीं, और आप लिंक करेंगे ना, जब आप उनके भाई एक सवाल में आपने कह दिया कि ये उनका प्रोजेक्ट, ये था वो था, सपोर्ट थी वो थी फलां थी डेमोक्रेसी, वो कहेंगे अच्छा तो ये उनकी सपोर्ट थी, तो फिर अब तो आप मुतमईन है ना, तुम ये सब क्या कहेंगे, हाँ मैं मुकम्मल मुतमईन हूं। जहां उन्होंने कहा मैं मुतमईन हूं एस्टेब्लिशमेंट से, तो वहां लोगों ने कहा देखो यार इमरान खान के साथ क्या कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, मतलब इस तरह हो ही नहीं सकता, इसको देखें। अच्छा वो कहते हैं नहीं मुतमईन, तो वो तो उनकी तो हुकूमत है। आज वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत अभी से शुरू हुई, अभी तो हमारी हुकूमत को जो है वो महीने हुए हैं, 2-3 नहीं एक आध महीना हुआ है, अभी हम आए हैं हुकूमत में, इससे पहले तो मतलब है कि बाजवा साहब का हुकूमत का तो हम काउंट ही नहीं करते। अब ये भी एक खूबसूरत सी बात है कि बाजवा साहब का जो दौर है उसको हम काउंट ही नहीं करते। फिर तो खान साहब का काउंट ही नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब है कि नहीं, फिर वो क्या था, मतलब बाजवा साहब का दौर अगर काउंट नहीं करना तो फिर उसमें क्या, मतलब वो फिर उसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाए। कि उनके दौर में जो इमरान खान की हुकूमत गिरी थी तो उसको मतलब सारे फैसलों को कलअदम करार देके तो फिर क्या किया जाए। वो कह रहे हैं नहीं अभी तो महीना हुआ है। तो बात ये सारी कि इसको ये 8-9 महीने। अच्छा फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, मेगा स्कैंडल्स तैयार हो गए हैं इस दौर के, मेगा स्कैंडल्स इस हुकूमत के, इस हुकूमत के, ये खबर है ठीक है, मेगा स्कैंडल्स। लेकिन डॉक्टर साहब क्या नहीं पिछले आप देखें तो सही, एहतजाज बिला इम्तियाज उन्होंने क्या कहा है कि ये नैब के केसेस, इसका मतलब बरी होना नहीं होता, नैब के रेफरेंस वापस हुए, बरी नहीं हुए आप। अब आप दोबारा करके एहतसाब अदालतों में दोबारा जिम्नी, मैं पहले से कह रहा हूं कि नैब जी कोई इस पे रिलीफ नहीं मिलने जा रहा, किसी को रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इन्होंने केस माफ नहीं हुए, रेफरेंस वापस हुए हैं, बरी नहीं हुआ कोई भी इनमें से तरामीम के नतीजे। नैब ने रेफरेंस वापस लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अच्छा आप इन रेफरेंस को वापस ले लिया, अब जरा ठीक ठाक करके और अगर और शवाहिद आपको मिलते हैं तो वो लेकर आ जाएं, बरी नहीं है ये रेफरेंस अपनी जगह जिंदा हो गए थे, बरीड अलाइव भी नहीं है, ये मौजूद है, दे आर अलाइव। तो इशू ये कि वो भी कुछ नहीं हुआ, ये दौर के नए केसेस बन। मेरे आज बात हुई, मैंने कहा जी ये दौर, कहते हैं डॉक्टर साहब केसेस बन रहे हैं, मुझे बताया यहाँ पे इस्लामाबाद, उन्होंने कहा केसेस बन रहे हैं, ये आए हुए हैं और ये तो सारे केसेस कितना खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये हो रहा है, फाइलें साइन हो रही हैं,
गड़बड़ घोटाला हो रहा है। और आपके ख्याल से कि सारे ये इसलिए इनको लेकर आए थे कि इमरान खान तो ये तो इनमें तो केसेस बन रहे हैं, इशू ये है सारा। अच्छा, उधर केपी से क्या निकलता है ये भी देखना है। उधर भी तो इमरान खान की हुकूमत रही है ना इतने से, उधर से भी बहुत कुछ निकलेगा। वहां से भी वो केसेस हो आएंगे। उधर से वो अपोजिशन, उधर से यानी अभी की जो हुकूमत है वो तो इंतजार कर रही थी। वो बीआरटी केस फलां केस, उधर से भी बहुत कुछ निकलेगा, इधर से पंजाब से भी निकलेगा दौरे वसीम उस्मान अकरम प्लस दस्तार। का। लेकिन मसला है कि वो ज्यादा हुआ है ये ज्यादा होगा। खान साहब, इमरान खान का कहना ये है कि भाई ये इसको एक तरफ रख लो, इन्होंने क्या किया है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि मुझे किसी ने बताया कि वो जो इस दौर का हुआ है ना, ये फराग गोगी और ये जो पिछले 8 महीने के केस हैं उनसे ऊपर चले गए। ये मतलब है कि मतलब अजीब सा एक मामला हुआ है। इंतखाबी मुहिम के लिए डॉक्टर साहब बचत मुहिम तो नहीं चल रहा कहीं हमारे सियासी शख्सियात की तरफ से? नहीं, वो अपने लिए पैसा इलेक्शंस के लिए नहीं, यहाँ कोई नहीं रख रहे पैसा, तो सीधा पेमेंट से बाहर होती है ना। अब तो पाकिस्तान में तो पेमेंट है ही नहीं। पेमेंट तो ऐसा है कि मैं जहाज में बैठ के जाऊंगा और जहाज में तुम अपना बंदा बता दो कौन है, और या तो मुझे यूरोप में पे कर देना, यूरोज में या डॉलर्स में, कहीं अमेरिका में पे कर देना। पेमेंट बाहर, यहाँ कौन, किसी का दिमाग खराब है यहाँ पैसे लेके फिर चेंज करवाएगा रुपयों में? तो पेमेंट बाहर करो, काम इधर करवा लो। तो इशू ये कि वो पेमेंट बाहर हो रही है, बाहर के अकाउंट्स में जा रही है। लेकिन निंजा टर्टल एक्टिव है, निंजा टर्टल एक्टिव है, ये मैं आप खबर कहूँ वो हो, निंजा टर्टल एक्टिव है, तभी तो ये सिस्टम जबरदस्त किया सारा। किसने गिराया सिस्टम मुझे बताएं? चैन की बांसें बज रही थी ना 1 साल पहले, टक 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 करके हाउस ऑफ कार्ड। वो अब इसका मतलब कोई इंटेलिजेंस अदारा नहीं है। निंजा टर्टल्स का ताल्लुक किसी इंटेलिजेंस अदारे से नहीं है, फौज से नहीं है, नहीं वो अलग एस्टैब्लिश। निंजा टर्टल्स का ना सवाल ही पैदा नहीं होता। मान लेते हैं। हाँ, डीजीआई को किसी को नहीं पता होता निंजा टर्टल्स का। जब ये हो रहा था सारा सिलसिला, ये मैंने आपको बताया ना, ये ऑपरेशन निंजा टर्टल फर्स्ट टाइम कब एक्टिव हुए थे, मैं तो आपको तारीख बता रहा हूं, वाकया बता रहा हूं जब निंजा टर्टल एक्टिव हुए थे। जब पीपल्स पार्टी के दौर में इमरान फारूक के कातिलों को बाहर से पकड़ लिया था जहाज में आने से पहले। वो पहला टेस्टर वो था ना, जब दिसंबर 2010 में मर्डर तो वो जब आए थे वहां से, तो वो पहला कामयाब ऑपरेशन था निंजा टर्टल्स का। बाहर बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं चला था हुआ क्या, ना रहमान मलिक मरूम को पता चला, ना पीपल्स पार्टी को। निंजा टर्टल वो उठा के ले गए थे। तो उसके बाद वो टुक 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 चीजें सारी अचानक, अब याद करें, मंजूर कादिर काका फलाना दिमागना आगे पीछे, ये निसार मोराई, वो तो वो सारी चीजें जमा होती जा रही हैं। निंजा टर्टल खास मतलब टक 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 वो एक्टिव है, वो गिरा रहे हैं सिस्टम को, चौप टुकड़े 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 करके जो है ना सिस्टम। और क्या हम नताइज देख पाएंगे डॉक्टर साहब? क्या अवाम नताइज देख पाएगा? सिस्टम सारा गिर गया। मैं तो आपसे कब कह रहा हूं कि सिस्टम जो गिरेगा, अवाम के लिए रिलीफ डॉक्टर नहीं, अवाम ही गिरेगा। तो एक इमारत बोसीदा पुरानी इमारत खड़ी है, उसको आप उसमें पेंट करते रहें, उस पर कीलें लगाते रहें, उस प्लास्टर लगाते रहें, कभी उसके ऊपर एक छत और डाल दें, कभी दो, एक जगह ऐसी आएगी कि उस पर फूंक मारेंगे बिल्डिंग गिर जाएगी नीचे। ये एक सिस्टम, एक बोसीदा निजाम, इसको आप जितना कोशिश करेंगे लिपापोती करके, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। कुएं में से पानी निकालते जा रहे हैं आप, ठीक है? ठीक है। और कुएं के अंदर क्या, मतलब क्या कहूं मैं, बात यह है कि इसमें इस सिस्टम में से क्या, मुझे बताएं क्या होगा अब। यानी इसके बाद जो होगा, हमने रियासत के लिए सियासत बचा ली, तो सियासत में तो इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन जो है वो उसका हल, वाहिद हल सिस्टम का ये था कि बैठ के काम कर लें, बैठ के तय करें और आगे निकलें। और शफाफ इंतखाबात सर, सिर्फ इंतखाबात। तो यहाँ ये तो नहीं गई ना बात यहाँ तक। और क्या इम्कानात हैं कि अगले 3 से 4 माह के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं? मुमकिनात ये हालात जाते नजर आ रहे हैं जो पंजाब के अंदर हो रहा है और जो मरकज में हो रहा है। इशू ये देखें, एक हद तक जाएं अवाम के साथ, पब्लिक के साथ, अवाम के साथ उनके सब्र का, ताजरों के सब्र का, दुनिया के सब्र का। तो आपने देख लिया ना दुनिया, यानी आप सोचें कि इस बात के ऊपर यूक्रेन में दुनिया में फड्डा पड़ा हुआ है। यानी वो आज भी वो जर्मन कह रहे हैं, पोलैंड कह रहा है कि जी हमने टैंक्स भेजने हैं, लेपर्ड टैंक्स भेजने हैं। अच्छा, वो करप्शन, वो जो बैरूत में ब्लास्ट हुआ था 2020 में, उस पर हसन दियाब को डाल दिया, उनका जो प्राइम मिनिस्टर और दो सफीर, दो साबिक, जी लेबनान के वजीर आजम, उनको फिक्स कर दिया अदालत ने। पूरा जो होता है यानी कत्लेआम के मुकदमे उन पर कायम हो गए। वो एक बड़ी सिचुएशन लेबनान की खराब हो रही है। फिर उसके बाद ये आप देखें कि इसराइल के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। फिर टर्की का इलेक्शन पहले उन्होंने अनाउंस किया हुकूमत के खिलाफ,
हुकूमत के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग निकले हुए हैं ठीक। और वो राइट विंग हुकूमत ट्रबल में है। अच्छा, अभी ब्लिंकन आ रहे हैं वहां पे, अब ये इशू दुनिया भर में, ये मैंने कहा ना, ये परेशान कुन हालात हैं पूरे। अब इस पूरी सिचुएशन में अगर किसी एक बात पे इत्तेफाक है पूरी दुनिया का, तो ये कि पाकिस्तान को पैसे नहीं देने जब तक इस्लाह नहीं करेंगे। इधर से भी नहीं, मशरिक अरब अजम, वो चीनी जो है, अमरीकी, रूसी, वो सब तैयार हैं इस बात पे कि पहले मुल्क को ठीक करें अपने। ये पैसा खा जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। वो अब इन्होंने कहा अच्छा हम जो है ना, मतलब है कि हम ये करते हैं, पहले नहीं किया था, पहले कर देते तो ये थोड़े थोड़े हिस्सों में आता। ठीक है, अब वो एक साथ करके एकदम से बर्डन डाला जा रहा है वहां पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उससे हम डिफॉल्ट से तो बचेंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या ये इलेक्शन की मुहिम आएगी साथ साथ, क्या ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और फिर गिरफ्तारियां, फिर नाअहलियां इसी दरमियान में, फिर तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली इनको बैठना पड़ेगा और कोई हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। निंजा टर्टल्स इसको सिस्टम को ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, ठीक है, बचना होगा। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद डिस्कस करेंगे। नाजरीन, मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।